नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का जितना सियासी फायदा लेने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उतना उनका नाम खराब होता जा रहा है। विपक्ष शुरुआत से ही मांग कर रहा है कि एक विशेष सत्र संसद का रखा जाए ताकि सरकार पूरी बात सदन में रखे। लेकिन मोदी जी न जाने किन कारणों से, किन वजहों से विपक्ष का सामना करने से बच रहे हैं। न वो सर्वदलीय बैठक में आए, आपने देखा, न विशेष सत्र बुलाया, और न नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं ने जो सवाल पब्लिकली पूछे थे, सार्वजनिक तौर पर पूछे थे, उनका कोई जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। मोदी का रवैया रेत में सिर घुसाने जैसा दिख रहा है, लेकिन इससे तूफान नहीं रुकता दोस्तों, क्योंकि मोदी चुप हैं, मगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने तो बता दिया है। वो बता रहे हैं कि 7 मई से 10 मई के बीच क्या क्या हुआ। आज पुणे में फ्यूचर वॉर एंड वॉरफेयर ये सब्जेक्ट था। इस सब्जेक्ट पर आयोजित एक सेमिनार में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि 9 मई की देर रात करीब 1 बजे पाकिस्तान की मंशा 48 घंटे में भारत को घुटनों पर लाने की थी। पाकिस्तान ने कई हमले किए, उन्होंने इस संघर्ष को बढ़ाया। हमने तो केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने सोचा था कि उनका ऑपरेशन 48 घंटे चलेगा, लेकिन हमने इसे 8 घंटे में ही ध्वस्त कर दिया। ये बात, और इसके बाद उन्होंने सीधे भारत को फोन लगाया और कहा कि हम बात करना चाहते हैं। इसके बाद जनरल अनिल चौहान ने यह भी कहा कि भारत एटमी हमले यानी परमाणु हमले की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो हद दर्जे की क्रूरता थी। सीडीएस चौहान की इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि भारत को एटमी हमले की धमकी पाकिस्तान की तरफ से मिली थी। अब इसकी सच्चाई क्या है ये सरकार को बताना चाहिए, लेकिन सरकार तो चुप है, मौन है। इसीलिए अब मोदी के चारों तरफ सवालिया घेरा बढ़ता जा रहा है, सवालों का घेरा बढ़ता जा रहा है। कहे तो सवालों के चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी फंसते जा रहे हैं। आज राहुल गांधी भोपाल में थे। राहुल गांधी ने मोदी और आरएसएस पर वहां से जबरदस्त प्रहार किया है, हमला किया है और कहा है कि बीजेपी के लोग ऐसे हैं कि इन पर जरा सा दबाव डालो तो वो झुक जाते हैं। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी की 2-3 बाइट, और बहुत इंपॉर्टेंट, अपने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको सुनना जरूरी है, और इन बातों से देश की सियासत को समझने में आसानी होती है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। सबसे पहले विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इसको मानती नहीं है और इसको खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं और देश को आस्ते आस्ते देश का वो गला घोट रहे हैं। तो पहली लड़ाई संविधान की है। एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं। तो आरएसएस और विचारधारा और संविधान के खिलाफ कौन, संविधान के खिलाफ कौन, संविधान के साथ कौन, ये बातें यहां राहुल गांधी रख रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। भोपाल में एक लंबे अरसे के बाद कोई उच्च पदाधिकारी भोपाल, वो भी कांग्रेस दफ्तर, आज पहुंचा था। राहुल गांधी ने जाति जनगणना का उदाहरण भी दिया और साथ में महिला आरक्षण पर भी सरकार को, मोदी सरकार को घेरा। आइए जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। तो जाति जनगणना की बात मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं। चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं।
गडकरी जी ने कहा, मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं, जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था, वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं, ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं। ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश नहीं चाहते हैं। तो साफ सुना आपने, ये अंबानी अडानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, लेकिन न्याय, सामाजिक न्याय नहीं चाहते हैं। इसके साथ जिस अंदाज में राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का तंज कसा, उसे अब बीजेपी बड़ा मुद्दा हो सकता है बनाएगी, मगर इसमें भी अगर बनाएगी तो इसमें भी फंसेगी बीजेपी ही। लेकिन आइए जरा सुन लेते हैं किस अंदाज में और कैसे कह रहे हैं यहां राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो आपने सुन लिया सरेंडर वाले लोग कौन हैं, सरेंडर वाले लोग कौन नहीं हैं। कांग्रेस जो है वो सरेंडर वाली नहीं है और न ही किसी से डरने वाली है। और इंदिरा गांधी 71 का वार, इन सब का भी जिक्र यहाँ राहुल गांधी ने किया। अगर मोदी बता देते कि सीज फायर के लिए भारत क्यों तैयार हुआ, तो फिर उन पर ऐसे तंज नहीं कसे जाते। लेकिन बात निकलती है तो दूर तलक जाती है दोस्तों। अभी ऐसा ही दिख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष शांत नहीं बैठेगा, बल्कि मोदी ने तो चुप रहकर इंडिया ब्लॉक को एक साथ आने का मौका दे दिया। आज फिर से इंडिया गठबंधन के तमाम दल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में मिले और विशेष सत्र बुलाने की मांग भी सरकार से रख दी। आइए जरा सुनते हैं 16 दलों की एक बैठक आज हुई दिल्ली में, और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और यहां पर 16 दल जो मिलकर बैठे इंडिया गठबंधन के, उसमें से जो दल नहीं आए वो क्यों नहीं आए वो भी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये सुनते हैं कि इस बैठक के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, ये सुन लीजिए। आज 16 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को और मांग करी है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिस सत्र के माध्यम से हम एक और तो देश की फौज के पराक्रम को नमन करें, उनका धन्यवाद करें, और दूसरी ओर
ये बात हम एक एक बात को बिंदुवार रूप से सरकार भी अपना पक्ष रखे। ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद अमेरिका द्वारा घोषित सीज फायर, और उसके बाद दुनिया में जो सारे हमारे दल संसदीय प्रतिनिधिमंडल गए हैं, और ये देखा जाए क्या हम पाकिस्तान को अलग थलग करने में दुनिया में सफल हो पाए हैं, और क्या अगर नहीं कुछ कमियां रही हैं तो कैसे क्या आगे कूटनीति बने, देश एक स्वर में बोले। क्यों अमेरिका बार बार जो घोषणा कर रहा है सीज फायर की और उसको क्लेम को कर रहा है, उसका जो जवाब देश को देना हो तो संसद के माध्यम से जवाब दिया जाए। किस रूप से आतंकवाद को समाप्त करने की जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो पराक्रम हमारी फौज ने दिखाया है, किस रूप से आने वाले समय में और हम कदम उठा पाएं, इन सारे बातों को लेकर चर्चा देश की संसद में हो। जब सरकार और सरकार के प्रतिनिधि दुनिया के सांसदों को अलग अलग राजधानियों में दुनिया की संसदों को अपनी बात अपना पक्ष रख रहे हैं, तो हिंदुस्तान की संसद में भी रखें। ये वो देश है जहां 1962 में जब विपक्ष ने मांग करी, वाजपेयी जी उसमें शामिल थे, तो नेहरू जी ने स्पेशल सत्र, जब युद्ध चल रहा था उस समय स्पेशल सत्र हुआ था, ये वो देश। तो यहाँ तो अब युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप ने कर दी है, और वो भी एक बार नहीं 15 बार। तो उसके बाद अब तो जो है संसद, मैं समझता हूँ कि संसद में इन बातों पे देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं जरूर। कहा है कि यूएस का तो सुन रहे थे आप यहां दीपेंद्र हुड्डा। 16 दलों की बैठक, इंडिया गठबंधन के 16 दल, हालांकि दल वहां 28 हैं, लेकिन 16 दल यहां आए थे और इस बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, जिस पर डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि वो भी साथ आएंगे। वहीं शरद पवार मौजूद नहीं थे, और आप जानते हैं कि शरद पवार की जगह पर सुप्रिया सुले लगातार इस बैठक में आती रही हैं, मगर सुप्रिया सुले जो हैं वो बाहर हैं। और इस मसले पर संजय राउत ने बताया है कि वो मुंबई जाकर शरद पवार से मुलाकात करेंगे। यानी मानसून सत्र जो आने वाला है, आज एक बात और साफ हो गई कि सरकार, मोदी सरकार कोई भी विशेष सत्र संसद के लिए, संसद की विशेष बैठक नहीं बुलाने वाली है। कोई सत्र नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मानसून सत्र होगा। 25 और 26 जून को जो एक विशेष सत्र की बात चली थी, ये खबर आई थी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है। और शायद दबाव है नरेंद्र मोदी पे कि अगर वो 25 और 26 तारीख को 2 दिन के लिए बुलाते हैं विशेष सत्र, जिसमें इमरजेंसी के 50 साल पर अगर बात होती है, तो बात वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की भी होगी, और इस पर विपक्ष उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसीलिए शायद यहां पर साफ साफ नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से आज बता दिया गया है कि कोई भी विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा, मानसून सत्र बुलाया जाएगा। यानी मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन को एक साथ आकर साथ बैठने का मौका नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अभी तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर मोदी ये मान रहे थे कि उन्होंने विपक्ष को बिखेरने में थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर ली है, लेकिन आज की बैठक से ये खुशफहमी भी मोदी की दूर हो गई होगी कि अब ये बैठक जो है एक तरफ आप भेज रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस के कुछ नेताओं को लेकर रोज टेलीविजन चैनल्स पर आप डिबेट करवा रहे हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो या शशि थरूर हो। हर डिबेट में इन्हीं दोनों का नाम आता है, आप देख लीजिए। उसके अलावा कुछ जो बाइट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं जिसको आप देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी। गए तो हैं आप कहाँ, भारत में 26 लोग मारे गए, और उसके बाद उस आतंकी घटना के बाद आप दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप वहाँ बैठ के गाना गा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। करने क्या गए हैं? क्या मौज मस्ती करने गए हैं? यह सवाल भी देश की जनता पूछ रही है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह मोदी ने चुप रहकर कर लिया है खुद का बड़ा नुकसान, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर वाला बयान, आखिर इसके क्या मायने हैं। चलिए आगे बढ़ें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर अनिल सिन्हा जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, और साथ में अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं, भोपाल, और वहीं पर आज राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कर गए। बोलना तो आसान है, लेकिन जन जन तक राहुल गांधी के शब्दों को जन जन तक पहुंचाना, उनके शब्दों को पहुंचाना,
इसमें कांग्रेस कितना सफल होगी और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के जो चाहने वाले लोग हैं इन बातों से कितने नाराज होंगे? राजीव जी, मैं राहुल गांधी के इस जुमले का इस्तेमाल करने पर एक उदाहरण के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। हिंदी सिनेमा की एक बहुत चर्चित फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें एक पात्र है फैजल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस पात्र को अदा किया है। फिल्म में ऐसा कुछ है कि उसके पिता और भाई की हत्या हो जाती है और वो अपने पिता और भाई के हत्यारों से, अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता है। फैजल की जुबानी एक डायलॉग बहुत चर्चित हुआ, फैजल वह सबका बदला लेगा। मैं इसे राहुल गांधी के रूपक पर ले जाना चाहता हूं कि राहुल गांधी अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर खुद के अपमान तक का बदला ले रहे हैं। वे भारतीय इतिहास में आजादी से लेकर अब तक नेहरू गांधी परिवार का जिस तरह से संघ और बीजेपी ने अपमान किया, खास तौर से नरेंद्र मोदी के भारत की राजनीति में उदित होने के बाद जिस तरह राहुल गांधी की चरित्र हत्या की गई, जिस तरह सोनिया गांधी के चरित्र पर कीचड़ उछाली गई, सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव के बाद जिस तरह का अभियान चला, राहुल गांधी अब उस सब का चुन चुन कर हिसाब चुकता कर रहे हैं और वे इन सारी चीजों का बदला नरेंद्र मोदी के तिलिस्म को तोड़कर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर नरेंद्र सरेंडर कहना, और वो भी इस तरह से कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर सीज फायर कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया। उन्होंने एक बार भी सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक बार भी भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले संघर्ष का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह तोहमत मढ़ दी कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति के टेलीफोन पर सरेंडर हो गए। साथ में उन्होंने भारतीय इतिहास की उस सबसे बड़ी उपलब्धि का भी उल्लेख कर दिया जिसके जरिए इंदिरा गांधी ने न केवल अमेरिका के 7वें जहाजी बेड़े को वापस भिजवाने का काम किया था, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज के इस भाषण में, राहुल गांधी के भाषण में बहुत सारे विषय हैं। जातिगत जनगणना भी है, संगठन की बात भी है, बारात के घोड़े और रेस के घोड़े की भी बात है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो 2 बातें हैं, उसमें पहली है नरेंद्र मोदी की छवि को चकनाचूर करना और दूसरी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोगों के भाग खड़े होने की प्रवृत्ति को रेखांकित करना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अब इन लोगों के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं। ये लोग थोड़े से दबाव में या थोड़ा सा धक्का मारने पर भाग जाते और फिर वे आजादी के आंदोलन का भी जिक्र कर रहे हैं। वे कह रहे हैं सरेंडर करने के लिए चिट्ठियां लिखने की इनकी पुरानी आदत है। आज के इस भाषण के जरिए उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक को यह संदेश दे दिया है कि संघ और बीजेपी अपने अंतःकरण से बेहद डरपोक और कायर लोग हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मनोबल नहीं है। वे अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने सरेंडर कर देते हैं। आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, तब भी वे चिट्ठियां लिखकर सरेंडर कर रहे थे और अब भी वे कांग्रेस के जरा से हौसले के सामने टिक नहीं पाएंगे। जमीन भी उन्होंने बहुत सही तय की है। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। 20 साल से ज्यादा यहां सत्ता के सूखे का शिकार है कांग्रेस पार्टी, बीच के 18 महीने छोड़कर। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में से है जहां कांग्रेस बीजेपी को सीधे चुनौती दे सकती है। यह तीसरा कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी ने थोड़ी बहुत उछल कूद की, लेकिन अब उसकी गिनती भी यहां नहीं। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आज की तारीख में भोपाल से राहुल गांधी ने जो संदेश दिया है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं था,
वो गुजरात के लिए भी है, वो बिहार के लिए भी है, उत्तर प्रदेश के लिए भी है, बंगाल के लिए, देश भर में जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, सबको उन्होंने संदेश दे दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के तिलिस्म को चकनाचूर कर दिया है। वो जो उनकी लार्जर देन लाइफ इमेज थी, विशाल काय भीम काय नरेंद्र मोदी, उन्हें राहुल गांधी अपने भाषणों से लिलीपुट बनाने की कोशिश में लगे हैं। कितना कामयाब होंगे ये आने वाला कल बताएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आने वाला कल बताएगा कि कितना कामयाब। लेकिन आना चाहता हूं शकील जी इधर आपके पास। दिल्ली में एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उससे क्या कुछ निकल के आया जरा ये भी बताइए। राहुल गांधी उधर और सीडीएस पे भी बात करेंगे, लेकिन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरफ इंडिया गठबंधन एकजुट फिर से, नरेंद्र मोदी ने आखिरकार फिर से इस इंडिया गठबंधन को एक मंच पे एकजुट कर ही दिया, ये दिखाई देता है। एक तरफ बीजेपी कहती रहती है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है और बीजेपी ही इंडिया गठबंधन को मिलवा भी रही है, ये माना जाए शकील जी? बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने। ये मोदी जी हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को फिर से मिलवा दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये टिप्पणी की थी कि हमें शक है कि इंडिया गठबंधन है या नहीं है, लेकिन मोदी जी ने इसे वापस साकार कर दिया। आज बैठक हुई, वो बड़ी जल्दी में हुई थी, उसे कांग्रेस ने और बाकी जितने भी उसमें शामिल हुए उसको इनफॉर्मल मीटिंग कहा है, और ये कहा है कि हमारे केवल सांसद जो यहाँ उपलब्ध थे दिल्ली में वो इसमें शामिल हुए हैं, इसलिए जो नहीं आए हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उन सबसे हम आपस में बात कर लेंगे। और वो सारे के सारे इस बात पे सहमत हैं कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। और आज जो देश भर में एक बेचैनी है, देश भर में जो संदेह का वातावरण है, वो दूर करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जितने उपलब्ध नेता थे करीब 16, उन्होंने अपने हस्ताक्षर से एक लेटर प्रधानमंत्री मोदी को आज पहुंचा दिया है, और जिसमें संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की तारीख में मोदी जी जो है वो किसी बात का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। मौन वो इसलिए है कि उनके पास किसी बात का जवाब है नहीं। ट्रंप कितनी बार कह चुके हैं, लोगों ने गिनती करना बंद कर दी है, वो 12 बार है कि 13 बार है, कितनी बार है अब किसी को मालूम नहीं है। लेकिन मोदी जी एक बार भी इस बात को नहीं कह पाए कि ट्रंप साहब आप गलत कह रहे हैं। आज जो राहुल गांधी ने भोपाल में कहा उसको वाकई ट्रंप कह चुके हैं। जो राहुल बता रहे हैं कि जी हुजूर कह के फोन रख दिया, सरेंडर कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था स्टॉप इट, रोक दो, ये वही है सरेंडर। और ये जो एक नारा है नरेंद्र सरेंडर, ये कांग्रेस ने चला दिया है। अभी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सिर्फ 2 शब्द लिखना उन्होंने शुरू कर दिए हैं, नरेंद्र सरेंडर। ये ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा है। भोपाल की जहां तक बात है, राहुल पहले भी बहुत कोशिश कर चुके हैं वहां, आज फिर उन्होंने कोशिश करी। भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था। आज के इसमें जो सबसे बड़ी खास बात थी वो ये थी कि उन्होंने जो जितने भी बड़े नेता हैं सब पे विश्वास व्यक्त किया। आज जब मीटिंग हो रही थी वहाँ पे, तो एक बड़े सीनियर नेता ने कहा कि कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमें वापस सत्ता में ला सके। तो राहुल ने इसका जवाब दिया वहाँ कि मुझे मंच पे बैठे हुए लोगों में से करीब 10 लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनमें ये सामर्थ्य है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक सामूहिक नेतृत्व की तरफ फिर इशारा किया और फिर कहा, और वाकई वहाँ पे एक नहीं कई ऐसे नेता हैं जिनके अंदर ये सामर्थ्य है, जिनकी लोगों तक पहुँच है। लेकिन समस्या वही है जिसको शायद राहुल जानते भी हैं, गुटबाजी। अगर वो गुटबाजी दूर हो जाए, सब एक दूसरे का सहयोग करने लगे। देखिए आप स्क्रीन पे ये दिखा रहे हैं कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। इसमें सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, इसमें आम लोग भी शामिल हैं। वहां आया होगा शायद आपके पास कि लोग गाड़ी के आगे कूद गए पुलिस के रोकते रोकते। इतना राहुल को लेके वहां पे लोगों में जोश था। राहुल ने वहां कई बातें करी। राहुल ने जो आईपीएल का मैच है
उसके बारे में भी लोगों से बात करी और कि बताइए कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। तो राहुल अपने स्टाइल में वहाँ पे रहे और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। और ये जो प्रोग्राम है राहुल का अब सब जगह होगा। इसके बाद राहुल हरियाणा जाने वाले हैं। संगठन पे राहुल फिर से जोर देने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो एक खास बात है कि राहुल इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई और राज्य हो, वहां पे निचले स्तर तक, जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक हमें संगठन बनाना है। इसलिए हर जगह के लिए उन्होंने ऑब्जर्वर घोषित कर दिए हैं। एक एक जिले में आदमी जा रहा है और वो ये देख रहा है कि किसी एक गुट का आदमी न बनने पाए। जिसको कार्यकर्ताओं का समर्थन हो, जिसने पिछले कुछ सालों में काम किया हो, वही जो है अब संगठन को संभाले। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सीधे प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, फिर अनिल जी के पास आता हूं। और प्रशांत जी, सीडीएस का आज फिर बयान आया है और पुणे में बयान, और बयान में जो बातें उन्होंने कही हैं, कुछ बातें जो उन्होंने इंटरव्यू, ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू या रॉयटर को इंटरव्यू जो दिया है सिंगापुर में, उसको रिपीट किया है। लेकिन एक बात वहाँ पर उन्होंने जो सिंगापुर में जो बात कही थी वो बात यहाँ नहीं कही है। और बात यह है कि परमाणु धमकी वाली बात नहीं थी, परमाणु धमकी नहीं, परमाणु इस्तेमाल की बात नहीं थी किसी भी तरफ से। लेकिन आज कह रहे हैं वो कि परमाणु धमकी से भारत नहीं डरेगा। इसके क्या मायने निकाले जाएं? और दूसरा, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन, इस पे कुछ रखना चाहें आप तो। बोला है नरेंद्र और सरेंडर, वो तो खैर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह के लिए बोला, लेकिन उसके शब्दों के मायने क्या है और उसकी राजनीति क्या है, इस पे हम लोग जरा बात करते हैं और उस पर सीडीएस पे भी बात रखूंगा जी। देखिए, टाइमिंग बहुत कुछ कहता है। सीडीएस जब इंटरव्यू देते हैं सिंगापुर में तो वो कहते हैं कि नुकसान हमको हुआ, हमने 2 दिन का ब्रेक लिया, 10 तारीख को हमने फुल फोर्स से पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक हमने हमला किया और नुकसान पहुंचाया, और उसी दिन सीज फायर हो जाता है। यानी जो ब्रेक के बाद जो सबसे बड़ा दिन था सेनाओं की उपलब्धि का, उसी दिन सीज फायर होता है। 5:33 पे ट्रंप का ट्वीट आता है, 5:55 पे विक्रम मिश्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस टाइमिंग में एक और टाइमिंग राजीव जी है जिसका कोई सीधा मतलब तो नहीं, लेकिन टाइमिंग है तो उसकी चर्चा बहुत आवश्यक है। कल अडानी के खिलाफ अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने ईरान के सैंक्शंस के वायलेशन का, ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उसके उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताता हूं। 10 तारीख को जब सीज फायर हो रहा था तो एक बर्खास्तगी होती है भारत में, और वो बर्खास्तगी होती है जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के आरपी गुप्ता, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आरपी गुप्ता की। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब जो अडानी का मूल मामला घूस का अमेरिका के अंदर, उसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन का नाम आया था। तो जिस दिन सीज फायर हो रहा है उसी दिन कैबिनेट आरपी गुप्ता को, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को बर्खास्त करता है। इतना आसान नहीं है कि सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, उसका कोई कारण नहीं बताया गया। मेरे पास ऐसा कोई आधार नहीं है ये कहने को कि कोई सीज फायर से इसका कोई मतलब है, लेकिन टाइमिंग जरूर चौंकाने वाली है। टाइमिंग बहुत कुछ कह देती है। तो एक तो ये 2 मामले हैं। दूसरा कि जो सीडीएस कह रहे हैं, देखिए सीडीएस से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो देश के पॉलिटिकल नैरेटिव में हस्तक्षेप करेंगे और देश के पॉलिटिकल नैरेटिव में कंट्रीब्यूट करेंगे। सेनाएं ए पॉलिटिकल हैं, और आप देखिए कि जब उन्होंने सिंगापुर में इंटरव्यू भी दिया
जी। और भारतीय वायुसेना के जहाजों की गिरने की पुष्टि भी की, तो वो कैसे शब्दों में की, जिसका आप कोई सीधा मतलब नहीं लगा सकते। उन्होंने सीधे सीधे नहीं कह दिया कि हमारे जहाज गिर गए। उन्होंने शब्दों को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके कहा, क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जी। वो कोई राजनीतिक विवाद पैदा नहीं करना चाहते। तो जो उन्होंने सिंगापुर में कहा, मैं उसको बहुत अलग तरीके से पुणे में जो उन्होंने कहा उससे देख नहीं रहा हूँ। क्योंकि सिंगापुर में उन्होंने कहा कि जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो भारत पाकिस्तान दोनों फोर्सेस बहुत रैशनल और मैच्योर तरीके से पेश आ रही थी, न्यूक्लियर कम्युनिकेशन कोई सवाल नहीं था। ये बात मिस्री भी कह रहे हैं, विक्रम मिस्री ने भी कहा जब उन्होंने ब्रीफिंग दिया अपोजिशन के और तमाम सांसदों को जब वो जा रहे थे। देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों जो मोदी जी का जो भाषणों की भाषा है वो और आधिकारिक जो स्टैंड है सेनाओं का और विदेश मंत्रालय का, उसमें अलग अलग बातें आ रही हैं और इसका असर भारत की डिप्लोमेसी में पड़ रहा है। क्यों कोई नहीं मिल रहा है? क्यों आप जाके वहाँ संगीत और गाने और फिल्मी गानों का कार्यक्रम हो रहा है? कोई सीरियस डिप्लोमेटिक अचीवमेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत ही एक गंभीर मसले को बहुत हल्का कर दिया मोदी जी ने, और दुनिया इसको देख रही है। आप न्यूक्लियर के सवाल को शोले के डायलॉग से नहीं लिंक कर सकते। एक डेमोक्रेटिक देश के प्रधानमंत्री को ये माना जाता है, दुनिया ये मानती है कि न्यूक्लियर पावर रिस्पॉन्सिबल पावर है, जिम्मेदार हैं, और ये जिम्मेदारी हमने दिखाई भी है। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया और न्यूक्लियर वेपन का हमने डिक्लेरेशन किया कि हम न्यूक्लियर पावर नेशन है, तो हमने न्यूक्लियर कमांड को भी पब्लिक किया। हमने नई नई पोजीशंस क्रिएट की, तो दुनिया को दिखाया हमने कि हम एक रिस्पॉन्सिबल, बहुत जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। और उसमें अगर आप न्यूक्लियर पावर में फिल्मी डायलॉग के हिसाब से आप बोलोगे तो दुनिया में बहुत खराब संदेश जाता है। इसलिए हमारे बहुत सारे जो एमपीज गए हैं बड़े होमवर्क के साथ गए हैं, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये संदेश भी बाहर जाते हैं। और एक आखिरी बात जो राहुल गांधी के बयान से आ रही है, देखिए घर घर सिंदूर को विड्रॉ करना पड़ गया क्योंकि महिलाओं का विरोध आ गया। जो सेनाओं के उपलब्धियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का अभियान नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, या चला रहे थे मैं कहूंगा, वो भी सस्टेन नहीं कर पाए, और अंत में अमित शाह हेट स्पीच पे ही उतर आए। टिपिकल बीजेपी का जो एक नैरेटिव है हिंदू मुसलमान वाला, उसमें उनको आना पड़ गया बंगाल में कल। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक उसका मतलब निकाल रहा हूँ कि वहां पे आना पड़ा। इसका मतलब है कि जो सेनाओं की उपलब्धि का आप एक ले रहे थे अपने ऊपर जिम्मेदारी और क्रेडिट, अपनी सफलता, राजनीतिक उसके फायदे, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो टिक नहीं पा रहा है। इसलिए इनको ये हेट स्पीच करनी पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका असर जो है किसी आगे आने वाले चुनाव में या मोदी जी की इमेज में पड़ने वाला है। जो इमेज में उल्टा असर पड़ गया है, वो उल्टा असर बहुत गहरा गया है। और कांग्रेस का जो नारा है नरेंद्र और सरेंडर का, वो नारा ही कहूँगा मैं उसको, वो नारा जनता के बीच में जा सकता है जी। क्योंकि सीज फायर को लेकर बहुत गुस्सा है लोगों में।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है सीज फायर को लेकर गुस्सा है लोगों में, क्योंकि लोगों को उम्मीद ये थी कि कम से कम चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय जो दावा करते थे कि अगली बार सत्ता पे हम आएंगे तो पीओके हमारे कब्जे में होगा, एक मौका था, उस मौका को नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने गंवा दिया है। इसलिए यहाँ पर एक गुस्सा है लोगों में, उनके चाहने वालों में भी गुस्सा है। अनिल सिन्हा जी, आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे देखा जाए, एक तरफ सीडीएस के बयान को, और वो एक्सपोज कर रहे हैं, सीडीएस का बयान खुद नरेंद्र मोदी की चुप्पी को एक्सपोज करता है। चुप्पी कब तोड़ेंगे नरेंद्र मोदी, ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन एक मंच पर हेट स्पीचेस की बात कितनी करें, वो तो बहुत है। और उसमें भी अगर देश के गृह मंत्री वैसी भाषा का इस्तेमाल करें तो फिर कहा ही क्या जाएगा। अनिल जी, देखिए, वो प्रोपेगेंडा वार और नैरेटिव लूज कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। और वो क्या हुआ ये था कि जिन बहुत कम लोग इस बात को ये करते हैं, मतलब उनको अंदाजा है उनको, कि वो जब ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद जब संसद या सर्वदलीय बैठक या प्रेस के जाना या विदेश से कम्युनिकेट करने के बजाय वो विक्रमगंज, दानापुर, मतलब दानापुर ने कानपुर, बीकानेर, अलीपुरद्वार, यहाँ घूमने लगे। इसका मतलब है कि एक सक्सेशन वार चल रहा है विद इन द आरएसएस, बीजेपी। और जो कि सितंबर में इनका जो 75 पूरा होगा, उस समय इनको कहा जाएगा कि आप अब विदा होने की तैयारी करिए। तो वो इसीलिए वो एड्रेस, उनका कंसर्न नहीं है इंडियन सिक्योरिटी या ये अभी सत्ता में बने रहना। उन्होंने कई बार साबित किया है, उनका प्राइमरी कंसर्न होता है खुद सत्ता में बने रहना और अपनी रक्षा करना, और राजनीतिक रक्षा, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर जरा भी सेंसिबिलिटी अगर रहेगी इन चीज़ों के बारे में, तो आप दूसरे ढंग से बिहेव करेंगे, एक राजनेता के तौर पर बिहेव करेंगे। ये थोड़े ही ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ये क्या G7 क्या कोई 7 वाला नहीं बुलाएगा। ये इसे किसी इरेस्पॉन्सिबल ढंग से अगर आप बात करिएगा कि बिल में घुस के मारेंगे तो फलना करेंगे, 16 का डायलॉग, वहाँ डायलॉग बाजी नहीं चलता है, वहाँ चलता है। आप देख लीजिए वो इनका जो प्रोपेगेंडा, मतलब जो प्रोपेगेंडा वार या जो PR एक्सरसाइज कहते हैं, उसकी हालत क्या है। वो गाना गा रही है इनकी सांसद विदेश में जाके। अब आप सोच लीजिए कि क्या, मतलब हमको लग रहा है पूरा डिरेल हो गया है, ना कोई फोकस है और ना कोई उसके लिए जो क्या कहते हैं समझदारी चाहिए थी डिप्लोमेटिक ये के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, वो उनके लिए है नहीं। तो बहुत बुरी हालत हो गई। और सीडीएस और ये लोग प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, तो इनको अगर मान लिया, ये भी ऐसे थोड़े ही कहीं पर कोई पूछ लिया, ये थोड़े है कि कहीं कॉरिडोर में मिल गए और बात हुई। रॉयटर्स या ब्लूमबर्ग जैसे एजेंसीज बिना कोई टाइम लिए हुए थोड़े कहीं बात कर सकती है, कहीं आपको कहीं दिख जाएंगे, और वो भी सीडीएस जैसे रैंक के लोग, तो कोई थोड़े बात कर लीजिएगा। इसका मतलब कि बातचीत हुई और वो उन्होंने जान के ये जो है कम से कम जो इस पर बादल छाए हुए थे उसको साफ किया, क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई रही या जो भी हो, उन्होंने साफ किया कि भाई कॉम्बैट में तो ये सब होता है और इसके लिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोशिश की। आज तो न्यूक्लियर वाला भी कहा, जबकि पिछले बार कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था, न्यूक्लियर वाला इशू नहीं आया, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये भी धमकी वाली बात भी कही। तो मुझको लग रहा है क्या कि कोई कोऑर्डिनेशन या जो असल में है क्या कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका मुख्य नगर ये आधार होगा। तो आपने देखा, अब अभी बताइए कि देश के सुरक्षा, अभी तो कहीं मैं अखबार में देख रहा था कि डिटेल्स की क्या क्या इन्होंने रिवील किया कि INS विक्रांत निकल गया है, और वो जो है ये सुरक्षा, मतलब जो बीजेपी ये क्या कहते हैं मीडिया ने किया, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि आपने ये रिवील किया, क्या कहते हैं स्टोरी ये भी आई क्या कि उसकी वजह से नुकसान हुआ, जो क्या कहते हैं उस ओर जो ध्यान दिलाया आपने, या तो आपके पास खबर थी या नहीं थी, जो भी थी, लेकिन जिस तरह से किया इन्होंने सुरक्षा इंफॉर्मेशन का, उसमें में ये जो गोदी मीडिया इनका है, जिसको रोज रेगुलेट करता है इनका IT सेल, वो भी मैंने उसको भी ठीक से जो नेशनल इंटरेस्ट में मैनेज करना था वो नहीं किया। तो ये अब हो गया क्लियर कि प्रोपेगेंडा वार या नैरेटिव उनके हाथ से, सिंदूर वाला भी जिस तरह से हुआ
वापस लिया उन्होंने, तो उस सिंदूर क्या कहते हैं घर घर पहुंचाओ, तो वो भी ये चला गया। तो नैरेटिव हाथ से निकल चुका है और प्रोपेगेंडा वार में आप विदेश और देश दोनों में फेल हो गए। अब जो ऐसे समय में ये लेट किया, मैं नहीं मानता कि विपक्ष ने कोई मतलब सब टाइम पे किया। ये बात पहलगाम में ही हुआ थे, उसी समय से ये लोग राग अलापने लगे, मैं हम देश के साथ हैं। देश के साथ हम सरकार के साथ क्यों रहेंगे, हम देश के साथ हैं। सिक्योरिटी लैप्स हुआ, आप होम मिनिस्टर का मांगना चाहिए था रिजिग्नेशन, एलजी का रिजिग्नेशन मांगना चाहिए था। वहाँ हम सबसे इंसुलेटेड है कश्मीर, इंटेलिजेंस फोर्सेस के हिसाब से, सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसाब से सारा हमने रिसोर्सेस लगा के रखा हुआ है, और वहां पर जो है घुस करके मार के चला गया। अभी तक पता नहीं है कि किधर गया वो। और उसके बाद यहाँ ये लोग कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं। ये एकदम बहुत ही वर्स्ट स्ट्रेटजी थी इसकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। उसी दिन से मांगना चाहिए था कि रिजाइन करो, देश के 26 लोग मारे गए हैं और जांच करो। एक भी अभी तक पुलिस या इंटेलिजेंस किसी पर कोई कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। पुलवामा में क्या हुआ उसके भी बारे में डिमांड करना बंद कर दिया। हम लोग साथ हैं, ये कौन पता नहीं सजेस्ट किया था इंडिया का, मतलब कांग्रेस के और बाकी नेताओं को, मुझको मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब विपक्ष जो है, अब सब चीज इनका एज ए गम में मतलब मिस हैंडलिंग का पूरा क्लियर सामने आ गया और उसका आप फायदा लेना चाहते हैं। देखिए जाकर के चुनाव रैली कर रहे हैं, वहाँ क्या कहते हैं बंगाल में कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये एक्सपोज अब आया समय, मतलब लेट हुआ, लेकिन विपक्ष ने सही सवाल उठाया है और ये सवाल का जवाब वो नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि हर जो भी विपदा आती है उसका इस्तेमाल डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए, एक तो एक विपक्ष कुछ नहीं है ये साबित करने के लिए, दूसरा है क्या कि आप संसद की कोई बैठक नहीं करूंगा, सर्वदलीय बैठक नहीं करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। हर एक छोटे इवेंट को जो कि देश पर जो संकट आता है उसका भी इस्तेमाल डेमोक्रेसी को कमजोर करने में, देश को कमजोर करने के लिए लोग करता है। ये आप देखिए कि इसमें पैटर्न है। और अभी मान लिया कि जैसे ही पहलगांव कहा कि सब इकट्ठे, सारे लोगों ने ब्लैंक चेक दे दिया कि भाई आप जो भी चाहे हम आपके पूरी तरह साथ हैं। आपके ये भी कहा कि आप जो डिसीजन लेंगे उसके साथ है, ये भी नहीं कि डिसीजन में हमको शामिल करिए, ये भी नहीं शामिल इन लोगों ने डिमांड किया। उसके बाद आप जो है आप उनका कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, संसद को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, बिना उनकी मर्जी के डेलीगेशन भेजा वो लोग अब गाना गा रहा है और नाटक कर रहा है। और वहाँ बोल रहे हैं अभी यूएस थरूर का स्टेटमेंट आया कि अभी जो है वो पाकिस्तान वाले भी लोग आए हुए हैं, तो अब शायद इसकी वजह से वहाँ की मीडिया हम पर ध्यान देगी। देखिए कितना मतलब कि क्या क्या हालत है। कह रहा है कि अब वो पाकिस्तान वाले भी आ रहे हैं और हम लोग भी हैं, इसीलिए अब यहाँ का क्राउडेड स्पेस है। अंग्रेजी बोलने तो ज्यादा आता है ना उनको, तो बोले क्राउडेड स्पेस का मतलब इंडिया का कोई तवज्जो नहीं देता, वहाँ मीडिया वहाँ कोई आपको ध्यान नहीं देता, उसको कह रहे यहाँ का क्राउडेड स्पेस है, अब वो लोग आया है तो हमको भी नजर लोग देखेंगे। अब बताइए अगर है भी ये बात तो थरूर जैसे आदमी को ये बात बोलनी चाहिए। हम लोग को जो कॉमन सेंस वाला आदमी है, जो कोई डिप्लोमेसी नहीं कुछ नहीं आता है, वो उसको भी ये समझ में आता है कि ये बोलने का है कि पाकिस्तान वाले आएंगे तो हमको जो है ध्यान, हमारा ध्यान उनका कॉग्निजेंस में लिया जाएगा। कॉग्निजेंस बताइए वो तो किस तरह का सब डोल्ट जो है ना, अगर वर्ड मतलब मैं पूरी माफी के साथ कहता हूँ कि एकदम बुद्धू जो शब्द है गांव में वही सब चालू है कि प्रधानमंत्री से लेकर के सब इतने बड़े बड़े चीज, आप इतना बड़ा अजीब वो दिखाई दे गया कि आपका जो G7 में आपने दिखा दिया ना। ये गलत प्रचार हो रहा है कि कनाडा से संबंध करना, कनाडा से संबंध होने से G7 का कोई संबंध नहीं है। उस कोई भी सेक्रेटेरिएट जो होता है होस्ट वाला, वो सब मिल करके तय करता है। ये जिसको डिप्लोमेसी का ABCD नहीं मालूम है, अरे कोई कनाडा नहीं डिसाइड कर सकता कि G7 में कौन आएगा। कनाडा होस्ट करने का काम है, बाकी कंट्रीज से मिल करके ही करता है। सब लोगों ने मान लिया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, और वो माना कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। G7 में 4 वेस्ट यूरोप के सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, जर्मनी, UK, फ्रांस और इटली।
वो जो है वहाँ क्या कहते हैं उसमें उसका ये है मेंबर है। और उसके बाद आपका कनाडा है, जापान है, वो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी तय कर रहा है और टैरिफ वगैरह के बाद ये बैठक हो रही है। कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसमें आपको बुलाया नहीं। अच्छा, अगर ये संबंध की बात है तो कनाडा और अमेरिका से ज्यादा खराब संबंध किसी का है? कनाडा को उसने कहा कि 91वां हम अपना राज्य बनाएंगे, उसके बाद भी वो होस्ट कर रहा है यूएस का, जा रहा है कि नहीं? ये सब मतलब कोई कोई एलिबाई आप ढूंढते रहते हैं। अरे बोलिए क्या कि बहुत गड़बड़ हो गया है, हमको कोई नहीं पूछ रहा है और हम जो है अब पेरुगुए के राष्ट्रपति और इन्हीं लोगों को रिसीव करेंगे और वो भी कोई क्या कह के जाएगा पता नहीं। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, अफगानिस्तान वाला भी कितना बोला है, कितनी दूर तक उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी जितना कोई नहीं कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है या उसका टेररिज्म को हम लोग विरोध करते हैं। एक भी स्टेट, और ये 53 देश और कहाँ कहाँ घूम करके ये डेलीगेशन आ रहा है। तो आपको समझ लीजिए कि बहुत ही फ्लॉप स्थिति। अभी कांग्रेस ने ये जो राहुल गांधी ने स्टैंड लिया एकदम सही है, लोगों के दिमाग में जाना चाहिए। नरेंद्र सरेंडर वाला जो है डायलॉग वो नीचे तक जाना चाहिए। जी, नीचे तक जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये काम है कि आखिर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जैसे नेता अगर किसी बात को रखते हैं तो वो जन जन तक कैसे पहुंचाएं, एक मुद्दे में कैसे तब्दील करें, ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। और जिनके लिए आज राहुल गांधी भोपाल में थे, कल राहुल गांधी हरियाणा पहुंचेंगे, 6 तारीख को राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे। तो लगातार 3 बड़े आयोजनों में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। एक तरफ राहुल गांधी इधर हिंदुस्तान में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश, इंडिया गठबंधन, दिल्ली में उनका दल भी जिसमें दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुन लिया, दिल्ली में वो कांग्रेस और तमाम दल मिलकर कैसे बीजेपी को और खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार को कैसे चुनौती पेश कर रहे हैं। चिट्ठी लिखी आज और फिर से इन लोगों ने डिमांड की है कि विशेष सत्र संसद का बुलाइए। और लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से भी ये साफ हो गया है कि मानसून सत्र, चूंकि मानसून सेशन जो है वो करीब है, जुलाई में जो होना है, इसलिए अभी हम कोई भी सत्र नहीं बुलाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ हम लोग कर रहे हैं जिसमें सीडीएस की चर्चा भी। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर, ये एक जुमला ही सही, एक नारा ही सही, लेकिन क्या इसको कांग्रेस अगर जन जन तक पहुंचाती है तो इसके क्या मायने हैं? एक बात ये। दूसरी तरफ अभी 2 दिन के लिए जब गए थे अमित शाह पश्चिम बंगाल, तो उन्होंने जो भाषण दिया वो भाषण काफी वायरल हो रहा है। उस भाषण के बारे में उसका जिक्र किया था अभी प्रशांत टंडन जी और हमारे साथियों ने। उस भाषण में उन्होंने साफ साफ मुसलमानों का नाम लेकर कहा, ममता बनर्जी की तरफ इंगित करते हुए कि ममता बनर्जी को चूंकि मुसलमानों का वोट चाहिए, जबकि अपने आप में, अब वो मैं यहां नहीं सुनाना चाहता हूं, वो उनकी बाइट भी काफी पॉपुलर हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश की सुरक्षा में, इसी देश की सुरक्षा में, और अभी ऑपरेशन सिंदूर में 2 मुस्लिम सैनिक हमारे मारे गए हैं और कितने लोग हताहत हुए, कितने, 3 हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे 3, मैं तो 2 ही का जिक्र कर रहा था, 3 मारे गए। हमारा डीवी लाइव पर अपना जो वीडियो लगा उसमें पूरा विस्तार से जानकारी जी 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 बिल्कुल 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 3 मारे गए हैं। उसके बाद आप ऐसी बात कह रहे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब तो हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं, इंडियन हैं। और हमारे देश का गृह मंत्री ऐसी बात अगर कह रहा है तो वो हेट स्पीच नहीं है क्या? एक सवाल ये भी उठता है, इसलिए आपके सामने रखा हूं। लेकिन साथ साथ यहां सीडीएस खुद नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहे हैं, यह भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, सीडीएस और अमित शाह, आपकी बात। देखिए राजीव जी, मैं अमित शाह की बात से ही शुरू करता हूं। अमित शाह ने जो कहा वो संवैधानिक नजरिए से ठीक हो या ना हो, मनुस्मृति के नजरिए से ठीक है। इसीलिए राहुल गांधी आज उन्होंने कहा, और वो पहले भी कहते रहे, कि भारतीय जनता पार्टी और संघ संविधान को नहीं मानते, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और ये जो भाषा है कि जिसमें आप एक पूरी कौम के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं,
और कौन कर रहा है? ये कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है, देश का गृह मंत्री। और देश का गृह मंत्री जब ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जो कहा, मध्य प्रदेश के एक और नेता ने जो कहा था कर्नल सोफिया के बारे में, उसका इस्तीफा कांग्रेस पार्टी ने मांगा और पूरे देश ने उसकी भर्त्सना की, लेकिन उसका इस्तीफा नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस कनेक्शन को जरा आप जोड़िए, अमित शाह की भाषा और मध्य प्रदेश के उन नेताओं की भाषा में क्या कोई बुनियादी फर्क है? हम और आप कहते रहे कि साहब ये बीजेपी का स्टैंड है या नहीं है, अब तो कम से कम पूरे देश को समझ लेना चाहिए कि यही स्टैंड है बीजेपी का। और ये स्टैंड भारत के संविधान से नहीं आता है, मनुस्मृति से आता है। दूसरी बात जो आपने राहुल गांधी के बारे में कही कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो आज उन्होंने कहा कि ट्रंप का एक फोन आया, मोदी जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा हुजूर जो आप कहें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र कर दीजिए सरेंडर, हो गया सीज फायर। लेकिन मैं राहुल गांधी की इस बात को जरा एक दूसरे नजरिए से देखना चाहता हूं। देश का जमीनी नेता वो होता है जो जमीन की गर्मी को पहचान लेता है, उसके तापमान को जान लेता है। जैसे और बहुत सारे नेताओं के बारे में कहा जाता है, और राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी तो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए। मैं तो कहता हूं कि चांदी की नहीं, वो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए। लेकिन धरती के तापमान को जो समझे वो है असली नेता। राहुल गांधी ने जिस बात को कहा, दरअसल ये हर आदमी की जबान पर है, उसको राहुल गांधी ने पकड़ लिया। आज हर वो व्यक्ति जो इस बात को समझ रहा है, अब मैं उस किसान के बारे में नहीं कह रहा हूं जो अपने खेत में पानी लगा रहा है या कोई और काम कर रहा हो बेचारा, या वो रिक्शा वाला जो रिक्शा खींच रहा है, पसीना पहुंच रहा है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। मोदी जी ने उसके लिए कुछ छोड़ा हो तब वो सोचे। लेकिन हर वो व्यक्ति जो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहा था, जिसके भीतर पाकिस्तान को सबक सिखाने का पूरा मादा था, जो चाह रहा था, जो देख रहा था बड़ी बारीकी से, लेकिन अचानक जो सीज फायर हुआ, वो भी कह रहा है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। और ये सरेंडर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है राजीव जी, ये एक व्यक्ति का सरेंडर नहीं है जी, ये पूरे देश का अपमान है। नरेंद्र मोदी ने कौन सा कंसेंसस किया था? जिस विपक्ष ने सारे फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया, लेकिन जब सीज फायर की बात आती है तो एक टेलीफोन पर। और मैं तो समझता हूं कि अभी आपने कहा था ना अपनी प्रस्तुति में कि हो सकता है कि राहुल गांधी पर बीजेपी कोई फप्तियां कसे। अरे ये अब क्या बोलेंगे, बोलने लायक रहे हो तब ना। आज की हालत यह है कि नरेंद्र ने ट्रंप के सामने ही नहीं, राहुल के सामने भी सरेंडर कर दिया है। उनकी हिम्मत है क्या राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने की? और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, राहुल गांधी ने जाति जनगणना की भी बात की आज जी। जाति जनगणना पर क्या किया था नरेंद्र ने? सरेंडर ही किया था ना। तो अब तो उनके लिए ये नरेंद्र मोदी सरेंडर ये उनका उपनाम बन गया है। और इसमें अब किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन उन भक्तों से आप क्या करिएगा जो बेचारे बड़े इंतजार में थे कि G7 की मीटिंग में मेलोनी भी होंगी, फ्रांस के भी राष्ट्रपति होंगे, उसमें इंग्लैंड के भी होंगे और मोदी जी आगे आगे चल रहे होंगे। वो फोटो आएगी मेलोनी से गले मिलते हुए, फिर यहां भक्त मंडली ढोल बजाएगा
ये मौका तो मिलेगा नहीं, अब बेचारे का आंसू पहुंचेंगे। अब इनको तो राहुल गांधी को रूमाल उमाल बांट देने चाहिए, वहीं भोपाल में भी पहुंचा देते कुछ भाजपाइयों को। ये जो स्थिति है राजीव जी, राहुल गांधी ने आज की तारीख में मोदी जी को कहीं का नहीं छोड़ा है। अब कहां जाए बेचारे, और मैं नहीं समझता हूं ये बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी पर अब कुछ बोले। हाँ, इनके वश में सिर्फ सिस्टम है, एक और एफआईआर, और जिसके सीने पर वो चमकते हो दमकते हो ये सितारे एफआईआर के, उसको क्या फर्क पड़ता है। और ये वो दौर है, और ये वो राहुल गांधी है जिसके परनाना 9 साल जेल में रहे, और फिर राहुल गांधी ने उस बात को भी कहा कि सरेंडर कैसे कैसे कर रहे थे और किस विरासत से आ रहे हैं, कि थोड़ा सा लिख दिया माफीनामा। और एक और थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 2 ही 4 लाठियां पड़ी थी, अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए साहब हम तो इसमें थे ही नहीं, हमको माफ कर दो, हमको इधर कर दो। तो ये पूरी विरासत है, उसको भी रेखांकित किया राहुल गांधी ने। क्या इतिहास को आप केवल पत्थर पर अलग से लिख देंगे? जो भी राजस्थान की डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने पलट दिया साहब, 500 साल पहले जो हुआ था उसको हमने केवल पत्थर पर लिख दिया और पलट गया, इतिहास की घटना पलट गई। ये यही है, ये पत्थर वीर, इनको कौन सा वीर कहा जाए। एक माफी वीर थे, आजकल ये पत्थर वीर नए शुरू हो गए। ये क्या टक रहे हैं? माने मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या खाकर के आप राहुल गांधी से लड़ेंगे। मोदी जी, वो शबीना अदीब का मुझे शेर फिर याद आ रहा है कि तुम्हारी ये दौलत नई नई है, ये जलवा मोदी 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 वो कान में गूंजता है, लेकिन अब कहीं कहीं राहुल राहुल ना होता हो उसी आवाज में। तो अब सरेंडर की स्थिति में है मोदी जी, और इस बात को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। और वो जो उन्होंने बात कही है वो दरअसल लोगों की आवाज है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब वो सोने की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले नेता नहीं। राहुल गांधी इस देश के मिजाज को, इसके मर्ज को और इस मिट्टी की तासीर को समझने वाले नेता बन चुके हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। राहुल गांधी उस तासीर को अब समझने वाले नेता बन चुके हैं। वो उसी हिसाब से खुद को ढाल भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3-4 चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जिस पे चर्चा अलग अलग भी करें तो शायद 1.5 घंटे कर सकते हैं। G7 का जिक्र हम लोग कर रहे हैं बार बार। अनिल सिन्हा जी ने G7 की बात की, प्रशांत टंडन जी ने भी बात की, आपने भी, आप तमाम साथियों ने बात की। G7 में लगातार 6 साल से नरेंद्र मोदी जा रहे थे। ग्रेट 7 वो कंट्रीज जो 7 कंट्रीज, ग्रुप 7 जिसको कहते हैं, और ग्रुप 8 होता था पहले जिसमें से रशिया को निकाल दिया गया, अब ग्रुप 7 है। ये 7 देशों के का जो समूह है, ये कुछ देशों के प्रमुखों को बुलाता है और सम्मानित भी करता है, सम्मान देता है। बुलाना अपने आप में, क्योंकि इन्वाइटी होते हैं, विशेष इन्वाइटी होते हैं। और नरेंद्र मोदी भी उस पे जाया करते थे, लेकिन इस बार नहीं जा रहे हैं, जिसके बारे में भी जिक्र कर रहे बता रहे थे हमारे तमाम साथी। और ये अपने आप में दुखदाई है। विश्व मंच पे विश्व गुरु बनने वाले हमारे प्रधानमंत्री अगर विश्व गुरु बनते, विश्व मंच पे भारत का डंका बजता तो बहुत अच्छा था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। हम लोग भले थोड़ा बहुत मजाक कर लें, क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन सच ये है कि दिल दुखता है, तकलीफ होती है। क्योंकि आप जब भारत से बाहर भारत के अंदर आपको जितना लड़ना है लड़िए, मरिए कटिए, जो करना है करिए। लेकिन जब आप भारत के बाहर जाते हैं तो फिर आप भारत के होते हैं, हिंदुस्तानी होते हैं, आपके पास पासपोर्ट हिंदुस्तान का होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ पासपोर्ट, भारत का गणराज्य। और इसलिए वहां पे आपको किस रूप में देखते हैं लोग, ये समझना होगा। जो हमारे साथी इस कार्यक्रम को भारत के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर से देख रहे हैं इस वक्त, वो समझ रहे होंगे कि उनके ऊपर अगर नरेंद्र मोदी के नाम से फप्तियां कसी जाती हैं तो कैसा लगता है। बहुत खुले तौर पे कह रहा हूं,
नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर आसीन एक प्रधानमंत्री हैं, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सीधे फप्तियां कसी जाती हैं। उस कुर्सी की जो एक प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा, वो उसको भंग कर दिया गया है। इसलिए तकलीफ होती है, इसलिए ये चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच एक नहीं, अभी एक ट्वीट देखा जिसमें बताया गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो ट्वीट किया है तो उसमें लिखा कि रात भर चर्चा के बाद, एक फोन कॉल नहीं, रात भर क्या हड़काया नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने या भारत और पाकिस्तान को। रात भर चली चर्चा के बाद दोनों देश सरेंडर हो गए सीज फायर के लिए। तो ये दुखदाई है, ये बात यहां रखना जरूरी है। लेकिन अमलेंदु जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इन सब के बीच, चूंकि जब खेला पूरा का पूरा चुनावी ही है, सियासी ही है, बॉर्डर पे कितने लोग मारे गए इनकी चर्चा छोड़ दीजिए, बैसरन घाटी में क्या हुआ इसकी बात भी छोड़ दीजिए, कश्मीर के टूरिज्म का क्या बुरा हाल है इसकी चर्चा छोड़ दीजिए, जिसको हम लोग जाके दिखा के आए हैं, आप लोगों के सामने रख के आए हैं, इन सब की चर्चा भी छोड़ दीजिए। फिर भी लगता है कि कुछ तो है जिसकी बात होनी चाहिए, उसमें राहुल गांधी। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे ड्रोन हमले का, और उसका सबसे बड़ा नमूना राहुल गांधी ने पेश किया था 2 महीना पहले ड्रोन पे, जब उन्होंने अपना वीडियो बनाया था, जब उनको कहा था देखो देखो ये खिलौने से खेल रहा है, बीजेपी के लोगों ने, ट्रोलर्स ने। और उसी ड्रोन से हमला किया रूस पे, और बहुत भयंकर हमला किया यूक्रेन ने। वही ड्रोन बार बार, वैसे ही ड्रोन अपने देश में आ रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे थे, और रात को हर शाम, आप याद कीजिए 4 दिन तक क्या स्थिति थी, हम लोग भी रात दिन बैठे रहते थे स्टूडियो में कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई सो नहीं रहा था, आप तमाम साथी जगह रहते थे। यह स्थिति है। ऐसी हालत में नरेंद्र सरेंडर कहां तक जाएगा, अमलेंदु जी? राजीव जी, नरेंद्र सरेंडर बहुत दूर तक अब जा चुका है, और नरेंद्र मोदी के पास अब इसका कोई जवाब नहीं है कि क्या जवाब दें कि नरेंद्र सरेंडर क्यों हुए। सारा विश्व देख रहा है राजीव जी कि नरेंद्र सरेंडर हुए, भारत सरेंडर नहीं हुआ। भारत ने तो बदला अपना ले लिया, जैसा सीजीएस चौहान कह रहे हैं राजीव जी कि हम 2 दिन ठहरे, और 2 दिन ठहरने के बाद हमने अपना लक्ष्य हासिल किया, हमने 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मार की। यहाँ महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि जिन राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा था इस ड्रोन को लेकर, उन राहुल गांधी का 2 साल पहले मजाक संसद में उड़ाया जा रहा था, जब राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार का सबसे बड़ा अपराध ये है, इसकी विदेश नीति का सबसे बड़ा अपराध ये है कि इसने पाकिस्तान और चीन को एकजुट कर दिया है, और भारत की लड़ाई अब अकेले पाकिस्तान से नहीं है, अब लड़ाई पाकिस्तान और चीन के संयुक्त रूप से है। और राजीव जी, ये देखने में आया कि पाकिस्तान से अकेले लड़ाई नहीं थी, लड़ाई हमारी पाकिस्तान और चीन के साथ साथ थी। चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान को बैक कर रहा था। जो ड्रोन आ रहे थे वो तुर्की और चीन की मदद से आ रहे थे। पाकिस्तान की ताकत नहीं थी कि ड्रोन भेज दे कि वो अपना कोई हवाई हमला कर दे, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी। और जो राजीव जी कहा जा रहा है कि हमारे राफेल गिरे, वो भी पाकिस्तान ने नहीं गिराए, वो भी चीन के जो हथियार थे उनसे गिराए गए। तो यह साफ तौर पर समझाया सकता है कि चीन का किस तरीके था, और राहुल गांधी का उसमें बड़ा मजाक बनाया जा रहा था। ये बताइए क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन की। और इसलिए राजीव जी ये बात सही है कि पाकिस्तान में चीन का जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान अपने उस इन्वेस्टमेंट की रक्षा करने के लिए दूर तक काम करेगा, और वो साथ खड़ा हुआ पाकिस्तान के। और खुलकर उसने, चीन ने भी एक बयान भी जारी किया, उनके विदेश मंत्री ने, कि पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। क्या इस तरीके का एक भी बयान दुनिया में किसी देश ने जारी किया कि हम भारत की संप्रभुता के लिए भारत के साथ खड़े हैं? यह सबसे बड़ा फेल्योर है शहबाज शरीफ के मित्र नरेंद्र मोदी का। राजीव, मैं जानबूझ के कह रहा हूं शहबाज शरीफ के मित्र, इसलिए कि ये आम डिप्लोमेसी और शॉल डिप्लोमेसी शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ और उनकी माताजी के साथ ही हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिना बुलाए बिरयानी खाने वहीं गए थे। तो ये शहबाज शरीफ की कितनी बड़ी जीत है राजीव जी। और ये आप देखिए कि कितना कमजोर पाकिस्तान इस समय है। इतना कमजोर पाकिस्तान जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या भारी पड़ा? ये सवाल उठ सकते हैं। विपक्ष जो सवाल पूछा राजीव जी, वो सवालों के जवाब अगर मिलते विपक्ष को
तो इस तरीके के सवाल नहीं उठते, क्योंकि ये संशय के बादल खुद इस सरकार ने खड़े कर दिए, सवालों के जवाब ना देकर और विपक्ष से सारी बातें छुपाकर। आप देश को भरोसे में लेते, आप विपक्ष को भरोसे में लेते, और विपक्ष को भरोसे में लेकर आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंच रहे थे? क्यों नहीं पहुंच रहे थे? आखिर क्या काम था प्रधानमंत्री को ऐसा? आप चुनावी जनसभाओं में पहुंच रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष के साथ आपके पास फुर्सत नहीं है इतनी बड़ी घटना के बाद भी। तो ये निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और राजीव जी, जो ऐसा आपने कहा कि भाई रात भर हड़काया है ट्रंप ने, ट्रंप की भाषा बता दी राजीव जी कि वो हड़काने वाली भाषा है, और उस पर दोनों देशों में से किसी ने कोई ऐतराज अभी तक नहीं जताया राजीव जी। ट्रंप का वो ट्वीट अभी भी मौजूद है कि रात भर चली चर्चा के बाद दोनों देश जो थे वो तैयार हो गए, और उसके बाद फिर पहला जो बयान आया ट्रंप का वो ये आया कि मैंने कहा कि स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। तो न तो पाकिस्तान की तरफ से खंडन किया गया है कि रात भर बातचीत नहीं चली अमेरिका के साथ, और न भारत की तरफ से कोई खंडन आया कि रात भर बातचीत नहीं चली पाकिस्तान अमेरिका के साथ। अगर नहीं चली तो प्रधानमंत्री को खुलकर कहने में दिक्कत क्या है? देश क्या मांग कर रहा है? देश यही तो मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपने अगर सीज फायर करवाया है और डोनाल्ड ट्रंप के कहने से नहीं हुआ है, तो आपको खुलकर कहने में क्या दिक्कत है? जैसे हमारे सीजीएस कह रहे हैं कि भाई हमने जब हमला किया तब पाकिस्तान ने सीधा हमको फोन किया। जब जो सीडीएस कह सकती है, ये बात कहने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिक्कत क्या आ रही है कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, पाकिस्तान के ने हमसे किया जब हमने पाकिस्तान पे हमले किए। अगर प्रधानमंत्री इतनी बात कह देंगे तो डोनाल्ड ट्रंप खा थोड़ी जाएगा। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को कोई अमेरिका धमका नहीं सकता है, और अगर धमकाने की हिम्मत करेगा तो उसको भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये राजीव जी कि प्रधानमंत्री दिल वाला हो। 78 वर्षों में इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जितने नरेंद्र मोदी निकले हैं। तो एक 56 इंच की छाती जो है, जिसके रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, ये फर्जी बातें बंद हो, कूटनीति के तरीके से हो। आपके ट्रंप के गले पड़ जाने से और डोनाल्ड ट्रंप को हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कराने से विदेश नीति नहीं हो जाती है। आपके व्यक्तिगत संबंध डोनाल्ड ट्रंप से हो सकते हैं, आपके व्यक्तिगत संबंध नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से हो सकते हैं, आपके व्यक्तिगत संबंध शी जिनपिंग से हो सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्र का सवाल आएगा तो आपके व्यक्तिगत संबंध एक किनारे होने चाहिए और राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, जो हमको कम से कम नरेंद्र मोदी में दिखाई नहीं पड़ता राजीव जी। और इसलिए विपक्ष सवाल कर रहा है, इसीलिए सर्वदलीय बैठक की बात हो रही है, और सरकार क्यों भाग रही है सर्वदलीय से, संसद के विशेष सत्र से, ये सरकार को बताना चाहिए। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आते हैं अब रैपिड फायर करते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या विदेशी मोर्चे पे और घरेलू मोर्चे पे अगर देखा जाए, पैरेलली यहाँ नरेंद्र मोदी के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है। उसमें एक G7 आ गया। आप देखिए, अभी विदेश की बात हम कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में, और ख़ासकर जब भारत के ऊपर जो ये एक आफत वाली स्थिति आई थी, जब 26 हमारे निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मार डाला, भून डाला, उसके बाद भारत का समर्थन कहीं से नहीं मिला। अफगानिस्तान तालिबान सरकार का समर्थन, इजराइल का समर्थन, इसके अलावा घोषित तौर पर किसी का समर्थन नहीं। और ऐसे में अब G7 की बात भी आ रही है। हमारा जो डेलीगेशन गया है वो पूर्व लोगों से, फॉर्मर लोगों से मिल रहा है। प्रशांत जी ने सोशल मीडिया पे उसको जाहिर कर ही दिया है। तो इसलिए समझना चाहता हूं कि विदेश और देश दोनों लेवल पे क्या एक प्रेशर है, इस प्रेशर का क्या असर पड़ेगा हिंदुस्तान के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं, हिंदुस्तान के ऊपर। पहले बात नरेंद्र मोदी की, अमरेंद्र जी ने कहा कि 70 साल के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ठीक कहा अमरेंद्र जी आपने कि 140 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री को कोई नहीं धमका सकता, बेशक, लेकिन नरेंद्र मोदी को तो कोई भी धमका सकता है। वे तो अपने ही देश में 150 किसानों से डरकर लौट आते हैं और कहते हैं अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया। यह भी इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है किसी प्रधानमंत्री ने यह कहा हो कि मैं अपने ही देश के एक राज्य में से चंद किसानों से डरकर लौट आया और कहे कि मैं जिंदा लौट आया। अब थोड़ी सी बात विदेश की, G7 की बात बार बार हो रही है। प्रोफेसर रविकांत जी ने, मेलोनी जी, कीर स्टारमर, सब लोगों का जिक्र किया।
लेकिन एक नाम छूट गया रविकांत जी, वही सबसे बड़ा नाम है जिसका सामना नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। वो है यूएसए का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। G7 का मेंबर अमेरिका भी है, और खुदा न खास्ता डोनाल्ड ट्रंप वहां हुए तो किस मुंह से सामना करेंगे नरेंद्र मोदी। अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले नरेंद्र मोदी ट्रंप की एक तरफा सीज फायर की घोषणा के बाद कैसे आमना सामना करेंगे, कैसे नजर मिलाएंगे। तो मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर न्योता आता भी तो भी शायद वे नहीं जा पाते। आपने कूटनीति की बात कही, हम सब लोग बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश आप सब लोग देख रहे हैं, लेकिन हालात क्या है इसकी एक बानगी देख लीजिए। अभी संसदीय दलों में एक सांसद गई है रेखा शर्मा जी, उनका गाना आना तो आपने सुन लिया होगा, वो उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन क्या कहा है उन्होंने एक टेलीविजन चैनल से इंटरव्यू में, वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि जिन देशों में हमारा स्वागत हुआ उन देशों में भारत पहले घुस नहीं पाता था, इससे ज्यादा देश का अपमान कुछ और हो सकता है। हमारे दर्शक जान लें कि रेखा शर्मा जी जिस दल की सदस्य थी वो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया गया था। राजीव जी आप मुझे बताइए, आज से पहले इन देशों में भारत घुस नहीं पाता था। 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सऊदी अरब गए थे, वहां के किंग ने उनका स्वागत किया था, एक समझौता हुआ था। 2013 में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जा चुकी, और जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक एक भी अरब देश ऐसा नहीं है जिसके भारत के साथ रिश्ते खराब रहे हो। इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो भारत को घुसने नहीं देता था? आजाद भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो इन 4 देशों में अब तक नहीं जा पाया था? और रेखा शर्मा 2014 में प्रकृति के इस सृष्टि के आविष्कार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकृति का सृजन किया, यह धरती बनी, सूरज और चंद्रमा बने, और उसके बाद रेखा शर्मा पहली बार सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अल्जीरिया जा पाए। कमाल की बात है, ये देश ऐसी मूर्खताओं को बर्दाश्त कर रहा है। मैंने कल लिखा था ट्विटर और फेसबुक पर कि 2024 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, साल का शब्द, ब्रेन रोट, दिमागी सड़ांध घोषित किया था जी। यद्यपि 6 महीने बाद मैंने कल फेसबुक और ट्विटर पर लिखा, यह घोषणा तो दिसंबर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर चुकी। राजीव जी, ये दिमागी सड़ांध है कि देश की सांसद अपने ही देश का अपमान करते हुए कहे कि जिन देशों में हमारा स्वागत हुआ वहां भारत घुस नहीं पाता था। किस विदेश नीति, किस कूटनीति की बात कर रहे हैं राजीव जी हम? और इस सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सलाहकार मंडली, उनकी सरकार जिम्मेदार है कि आज देश उस मुहाने पर खड़ा है जहां भीतर और बाहर दोनों तरफ से चुनौतियां हैं। नरेंद्र मोदी को सूझ नहीं रहा, संपट नहीं बैठ रहा कि दोनों चुनौतियों से कैसे निपटें। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। हमारे साथी रंजन त्रिपाठी ये लिख रहे हैं कि मैं 2006 से बहरीन में ही हूँ। हमको अभी इस कार्यक्रम को बहरीन से ही देख रहे हैं, वो 2006 से हैं। और रेखा शर्मा जी की बातों को अब देखिए, अब क्या बताया जाए, यहाँ सब कुछ है, प्रूफ है, प्रमाण है, अब इसके आगे क्या कहा जाए। रंजन त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया आपका कमेंट लिखने के लिए, और जो साथी उस एरिया में हैं वो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बताया जाता है कि भारत को ऐसे देशों में कोई ऐसी दुनिया का कोई ऐसा देश पैदा नहीं लिया जो भारत को रोक सके। हम तो सीधे खुले तौर पे कहते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं और गर्व से कहते हैं, कहीं भी जाते हैं कहते हैं गर्व से कि हम इंडियन हैं। शकील अख्तर जी, अब यही सुनना बाकी था। शकील जी। जी साहब, बहुत कुछ सुनना बाकी है अभी। एक बात मगर पहले, ये आज से पहले जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई भी संघर्ष होता था, कोई विवाद होता था,
तो ये जितने गल्फ कंट्री हैं, जितने इस्लामिक कंट्री हैं, बिना शर्त हमेशा भारत को समर्थन देते थे। और आज इस संघर्ष में, इस युद्ध समान स्थिति में एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हम विश्वगुरु हैं, लोग इस बात को सुनना नहीं चाहते। आप बार बार खुद अपने मुंह से कहते चले जाते हैं हम विश्वगुरु हैं। कौन मान लेगा आपको विश्वगुरु? क्यों मान लेगा? नेहरू 120 देशों के नेता थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के। सबसे ज्यादा सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा सदस्य देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के थे। लेकिन नेहरू ने कभी नहीं कहा कि मैं विश्व नेता हूं। दूसरी बात, ये जो अभी राहुल ने कहा, जो आप बता रहे थे, नरेंद्र सरेंडर, इसके जवाब आना शुरू हो गए हैं। बीजेपी के नेताओं ने इसके जवाब देना शुरू कर दिए हैं। मतलब तीर निशाने पर और बहुत गहरा लगा है। बीजेपी के नेता अपने ट्विटर हैंडल पे लिखने लगे हैं थंडर ब्लडर और इस तरह की अलग अलग तुकबंदियां जो है वो जोड़ने लगे हैं और राहुल को अटैक करने लगे हैं। एक बात इसके साथ हम ये और कहना चाहेंगे, बहुत सारी बातें में टाइम वाकई कम है, कि ये जो भी बताया राकेश जी ने वो सही बात बताई कि जो कहा उन्होंने कि 2014 से पहले जा नहीं पाते थे, इसका जवाब राकेश जी दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब किसको देना चाहिए? जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विदेश में गए हैं, उन्हें नहीं देना चाहिए इसका जवाब? अभी वो भारत आ रहे हैं, कल से शुरू हो जाएगा आना, पहला दल कल आ जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे। जब प्रधानमंत्री मिलेंगे तो ये शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा ये क्या कहेंगे? सलमान खुर्शीद बता रहे हैं देशभक्ति की परिभाषा। किसको बता रहे हैं? क्या देशभक्ति की परिभाषा ये है कि वहां जाके ये बताया जाए कि 14 से पहले हम जा नहीं पाते थे? और एक बात राजीव जी, आप अभी कह रहे थे कि हम जो भारत का पासपोर्ट है उसका सम्मान करते हैं, विदेशों में हम सब एक होते हैं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे और होते, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो गए हुए हैं हमारे इतने सारे नेता, इसमें एक निशिकांत दुबे जो भाजपा के रोज सुबह उठ के वहां से इंदिरा गांधी, नेहरू, राहुल सबको गालियां दे रहे हैं, उन्हें फिक्र नहीं है इस बात की कि हम भारतीय यहाँ पे आए हैं और भारत में बैठ के अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को गालियां दे रहे हैं हम? ये सवाल उन्हें प्रधानमंत्री जी को उनसे पूछना चाहिए था और प्रधानमंत्री जी नहीं पूछते हैं। तो जो कांग्रेस के नेता गए हैं, जो दूसरे विपक्षी नेता गए, उन्हें पूछना चाहिए कि आपने निशिकांत दुबे के जरिए भारत का अपमान क्यों कराया? आपको मालूम होगा कि वहां कनिमोजी को एक जवाब देना पड़ा। खैर कनिमोजी बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ा अच्छा जवाब दे दिया उन्होंने, मगर वहां भारत की स्थिति क्या है? वहां लोग पूछ रहे थे कि आपकी कौन सी भाषा है, आप क्या इतना विभाजन क्यों है, इतना नफरत क्यों है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ अनेकता में एकता है। अरे ये तो हम कहते ही रहते हैं, लेकिन क्या मोदी जी इसको मानते हैं? अमित शाह जी इसको मानते हैं अनेकता में एकता को? वो तो कहते हैं कपड़ों से पहचाना जाता है, वो तो कहते हैं कि एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, एक ही विचार। तो ये जो है, इस समय ऐसा मौका था कि जब हमको एक होकर दिखाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने वो नहीं किया। तो कांग्रेस के लोग जब वापस आए, विपक्ष के लोग वापस आए, प्रधानमंत्री से जब मिलने जाए, तो उन्हें सारे सवाल उनसे पूछना चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और ये दुखद है। और कम से कम कुछ नहीं तो जो कांग्रेस के नेता वहाँ हैं वही पूछ लें उनसे, कम से कम वही पूछ लें कि भाई तुम कर क्या रहे हो? हम तो तुम्हारी सरकार जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं और वहाँ हमें गालियाँ पड़ रही हैं, और तुम हो कि तुम यहाँ बैठ के हमको गालियाँ दे रहे हो। कम से कम शशि थरूर और मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद ये बात तो पूछ ही सकते हैं निशिकांत दुबे से, लेकिन आखिर क्यों नहीं पूछते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, गलती से भी अगर निशिकांत दुबे ममता बनर्जी के बारे में वैसे ही शब्द बोल दें वहां पे, जैसे बंगाल में अमित शाह ने बोले हैं, तो वहीं पे अभिषेक बनर्जी इनको रोक देगा। गलती से भी अगर स्टालिन के बारे में कुछ बोल दें निशिकांत दुबे टेढ़ा मेढ़ा, तो कनिमोजी वहीं से बोल देंगी। जो बात शकील जी कह रहे हैं वो बहुत कायदे की बात है कि ये सब पार्टियों के लोग गए हुए हैं वहाँ पे, कई पार्टियों के लोग गए हुए हैं। शिवसेना गई हुई है, एनसीपी गई हुई है,
डीएमके गई हुई है, ओवैसी की ओवैसी तो खैर अकेले एमपी हैं, तमाम पार्टियां वहां गई हुई हैं। उन पार्टियों के नेता जो गए हुए हैं वो अपनी जो मूल पार्टियां हैं उनको चिढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। वो ये कांग्रेस के जो 4 लोग गए हुए ये इतने उतावले क्यों, समझ में नहीं आता। दूसरी बात जो रेखा जी की बात है, वो रेखा जी को शायद नहीं मालूम होगा, जो घुसने न देने वाली बात है कि 2014 से पहले अमेरिका और यूरोप ने नरेंद्र मोदी का वीजा बैन किया हुआ था, वो नहीं घुस पाते थे, तो शायद वो कंफ्यूज हुई है थोड़ा बहुत। और दूसरी बात देखिए, बड़ी विफलता जो विदेश नीति की है उसमें मुझे नहीं लग रहा कि बादल अभी और छट जाएंगे, बादल और गहरे होंगे, क्योंकि अब दुनिया की प्राथमिकताएं बदल गई इतवार के बाद से। 21वीं सेंचुरी का पर्ल हार्बर कर दिया उसने, यूक्रेन ने इतने अंदर घुस के, तब दुनिया की प्राथमिकता बदल गई है। सोमवार से अब नई दुनिया है, नए डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं, नए तरीके के संघर्ष हैं, और दुनिया एक मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है, एक रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, वो एक और संघर्ष, वो भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के, क्यों चाहेगी दुनिया कि हो जाए। इसलिए डिप्लोमेटिक जो चैलेंजेस हैं वो बने रहेंगे। और मुझे लगता है कि राजीव जी, अगर कोई और सरकार होती, और मैं खुद मोदी जी को भी कह सकता हूँ इस बात को, कि एस जयशंकर का तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था अब तक। कभी आपने देखा कि इतना विफल विदेश मंत्री, मैं नरेंद्र मोदी के पर्सपेक्टिव से देख लूँ, अगर वो शपथ ग्रहण का न्योता नहीं ला पाए, वो G7 का न्योता नहीं ला पाए, वो डिप्लोमेटिक एक भी देश का बयान हासिल नहीं कर पाए इस पूरे मामले में, वो टैरिफ के मामले में ट्रंप को से नेगोशिएट नहीं कर पाए, ट्रंप रोज धमकी दे रहा, वो ये ट्रंप को ये नहीं संदेश कहलवा पाए कि साहब अब आप सीज फायर के बारे में बोलना बंद कर दीजिए। वो तो ट्रंप ने उस बात को चुटकुला बना दिया एकदम, और रोज जब भी उसके सामने माइक आता है वही बोल देता है, और उसका कोई खंडन नहीं कर रहा है। तो एस जयशंकर का जो पूरा टेन्योर ऐसे फॉरेन मिनिस्टर रहा है, वो विफलताओं का पूरा रहा है। और मैं सरकार और देश और विदेश नीति की बात तो अलग है, नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है पूरी, जो विदेश नीति पर टिकी हुई है, विदेश नीति ने विदेश दौरों पर, तो उस लिहाज से भी आप देखिए तो जयशंकर का कार्यकाल जो है वो बहुत सफलता नहीं मानी जाएगी उसको। जी बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प भी है, शशि थरूर का फैसला लेना चाहिए उनको। जी, फैसला लेना चाहिए, शशि थरूर को भी लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी लेना चाहिए। एक विकल्प है, चुनाव भी है केरल में, और बड़े बड़े नाम तो लेके आते ही हैं बीजेपी वाले केरल के लिए। लेकिन आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास, कैसे देखा जाए दोनों मोर्चों पे? क्या ये मान लिया जाए कि दोनों मोर्चे पे फेल है विदेश और? अभी आप देख लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला हुआ है, कि फॉरेन कंपनी जो है इंक्लूडिंग वो मस्क वाली कंपनी, वो इंडिया में भेजेगी, एक्सपोर्ट करेगी, यहाँ इंपोर्ट करेगा इंडिया, और उसको टैरिफ की रियायत दे दी है, कंसेशन 15% टैरिफ उस पर कम कर रहा है। अब बताइए कि किसको जरूरत है भाई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर के ही घूमे, और वो भी हाई एंड का? मतलब कोई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश के पत्रकार या जो बुद्धिजीवी है वो लोग को भी क्या हो गया? अब बताइए ये क्यों ये इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट है उसको क्यों खोला जाए और उसको उनको दिया जाए? वो इसका मतलब हो गया वो पूरी यूनिट आप ला सकते हैं, मतलब पूरी कार आप ला सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनको कारखाना लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो बोल भी रहा है कि नहीं लगाएंगे। तो वो FDI का भी जो लालच लोगों को दे रहे थे वो भी नहीं है, तुमने सीधे सीधे टैरिफ उनका ये कर दिया, घटा दिया।
स्टील वाला वो लोग बढ़ा ही लिया है 25% से। सारा खेल होता जा रहा है इकोनॉमी के फील्ड में। मैं तो यहाँ तक शक करता हूँ, मतलब ये शक की बात है कि पहलगाम पर जो हमारा जो मतलब अनुपात से अलग जो हमारा रिस्पांस हुआ, टेररिज्म के एक्ट के खिलाफ आप युद्ध लड़ने के लिए बात की, उसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस थे। क्योंकि ये जो पूरा टैरिफ वॉर चल रहा था उसमें इंडिया का नरेंद्र सरेंडर का मामला सिर्फ यहाँ वो सीज फायर तक नहीं है, बाकी तक भी है उसका पूरा कि हर जगह सरेंडर करना है। इसके लिए ये युद्ध की आड़ ली सरकार ने, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। हम तो डे वन से बोल रहे थे कि टेररिज्म 4 आदमी घुस जाएगा, 5 आदमी को ये कर देगा, कोई हत्या कर दे, कुछ भी करे, तो उसके लिए आप युद्ध करने लगेंगे। ये एक इरेस्पॉन्सिबल एक्ट था। हो गया युद्ध तो अब ठीक है लड़े, लेकिन ये इरेस्पॉन्सिबल एक्ट था। और यहाँ की विपक्ष वगैरह भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको कहना चाहिए था कि हमको विचार करना चाहिए कैसे टेररिज्म से लड़ना है, ये थोड़ा ही उसका इस्तेमाल है। तो ये इन्होंने शुरू से ये सब किया और इसके पीछे रीजन यही था कि जो ट्रंप जो लेके नया वर्ल्ड ऑर्डर जो ला रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर, उसके खिलाफ जो है लड़ने की कुव्वत नहीं है। यूनाइटेड किंगडम से हो चुका है, अभी तक तो किसी को पता भी नहीं है कि क्या क्या समझौते एग्जैक्टली हुए हैं, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर के भी सेक्टर को भी कुछ खोला है। इस तरह से पूरा देश लुटवाने का इंतजाम है। और उसमें जो है जो 2 किरदार हैं बिजनेस जो बड़ी हाउसेस, उसका बहुत बड़ा रोल है। और उसमें भी वो अभी चल रहा है कि 50,000 करोड़ रुपया खर्च करेगा, 40,000 वो खर्च करने में कह रहा है क्या कि प्राइवेट सेक्टर को लाना है और पूरा जो पब्लिक सेक्टर्स को खत्म किया। अभी तक ब्रह्मोस जितना हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब पब्लिक सेक्टर की ताकत है। अब पब्लिक सेक्टर को खत्म करना है, वो भी पैसे इनको दे दो। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह का क्या किया। आप एक तरफ एनार्की मामला नहीं है और विपक्ष का प्रॉब्लम है कि एक एक इशू पर उनको सीधे जाना चाहिए, लोगों के पास बताना चाहिए कि इकोनॉमिक फ्रंट पे ये फेल है, ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे फेल है, ये सिक्योरिटी में फेल है, सब चीज में फेल हो चुका है, ये गवर्नमेंट उतारो। और ये जो इंडिया गठबंधन है उसका इन्विटेशन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी भेजना चाहिए कि भाई आप भी अपने जमीर का इस्तेमाल करिए, इस सरकार को गिराने में मदद करिए। लेकिन ये लोग तो उसी पर अटका हुआ है। 240 की सीट है, बाकी लोग तो फ्री है ना भाई। तो उसको सरकार उनको ये करने का कहिए कि अब इसको कोई मोरल राइट है कि सरकार में रहे, लेकिन वो विपक्ष वो नहीं उठा रहा है। मेरा तो है क्या कि पूरा देश में अभी पहला ये इशू होना चाहिए कि ये सरकार एकदम निकम्मी है, ये हर फ्रंट पर हमको गिरा रही है, इनको अब विदा करो। जी जी बिल्कुल। कई साथी लिख रहे हैं, कौन कहाँ से हैं। उदिता जी लिख रही हैं कि मैं बहरीन की यात्रा 3 बार कर चुकी हूँ, कहीं कोई रुकावट नहीं हुई। और एक साथी हमारे कतर से हैं, एक साथी हमारे यूएसए से देख रहे हैं, केतन देसाई लिख रहे हैं आई एम फ्रॉम यूएसए एंड लव डीवी लाइव टीम, आई लाइक योर एनालिसिस, ये लिख रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से कौन कहाँ से है वो अपनी बातें यहाँ लिख रहे हैं। मनमोहन सिंह और उन सबकी फोटो दिखा दीजिए इन्हीं देशों की सर। जी 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 भेजा हुआ है, अभी अगर अभी दिखाता हूँ जी, अभी बिल्कुल अभी उसको भी दिखाता हूँ। और प्रोफेसर रविकांत जी क्लोजिंग कमेंट, और जो बात प्रशांत टंडन जी ने कही बहुत इंपॉर्टेंट, शायद रेखा शर्मा जी को अपने गुरुदेव की बात याद आ रही होगी। उनको लग रहा होगा कि गुरुदेव को तो अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने बैन कर रखा था, वीज़ा देते नहीं थे, इसलिए हम लोग नहीं आ पाते थे। लेकिन हाँ, हम सब तो कई बार गए हैं और इन देशों में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुई। और इनफैक्ट नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए, वहाँ उनको तकलीफ नहीं हुई थी, याद कीजिए। उधर से आ रहे थे, सीधे पाकिस्तान उतर आए। ये तस्वीरें देखिए, मनमोहन सिंह जी अलग अलग देशों की यात्रा में, सोनिया गांधी को देखिए, तो ये तस्वीरें हैं। और ये तो ठीक है, राष्ट्र के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं देश के, लेकिन हम और आप जैसे लोग भी कभी कहीं गए, हमारे पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सब हैं, तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई।
आप दुनिया के किसी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे देश में चले जाइए, कभी तकलीफ नहीं हुई। अब कोई देश विदेशियों को लाना ही नहीं चाहता हो, वो बैन कर रखा हो अपनी टेरिटरी, तो अलग बात है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं भी आप जहां जाना चाहते थे, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जाना चाहते थे अमेरिका, 2002 गोधरा कांड के बाद अमेरिका ने वीज़ा देना बंद कर दिया, नहीं मिला। कई बार कोशिश करते रहे, 14 के बाद मिला है सीधे तौर पे। प्रोफेसर रविकांत जी, क्लोजिंग। मोदी जी उसके पहले भी अमेरिका और यूरोप की यात्रा कर चुके थे जी, लेकिन अब क्या कहें इनको, ये बड़े अबोध लोग हैं और मुझे लगता है कि देश को इन्हें माफ कर देना चाहिए। इनके पास एक्चुअली कोई बौद्धिक लेवल नहीं, कोई बात नहीं है कहने के लिए, तो जो जबान पे आया वही पटक दिया। जो केवल और केवल बीजेपी की इस सियासत को रास आता हो वो बोल देना चाहिए। अब वो अच्छा हुआ कि उन्होंने वहां मोदी जी की आरती नहीं गाई, वो उन्होंने कुछ और नहीं बोला। वो मान लीजिए यही बोलती कि 2014 के पहले बहरीन, कतर ये सब देश थे ही नहीं, ये तो सब कबीले थे। मोदी जी के आने के बाद यहाँ सब अच्छा हुआ, तो वो कुछ भी बोल सकती थी। इसलिए मैंने कहा ये अबोध लोग हैं और इनको माफ कर देना चाहिए, ये इसी देश के लोग हैं। और मोदी जी ने वहीं पहुंचा दिया है देश को, वो चाहते यही है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय बंद कर दो, कोई पत्रकार अगर तार्किक बात करता हो तो एफआईआर कर दो, कोई बुद्धिजीवी अगर सवाल उठाता हो और सही बात करता हो, देश के हित में बात करता हो, तो साहब उसकी किताब पर बैन कर दो या उठा करके देशद्रोह के आरोप पर जेल भेज दो। आनंद तेल तुंबड़े से लेकर के और कितने लोगों की फेहरिस्त है। ऐसे ऐसे लोगों को जेल भेजा गया है इस दौर में कि जिनका सम्मान होना चाहिए पब्लिकली, जिन्होंने इस देश की बौद्धिक संपदा में कितनी वृद्धि की है, लेकिन मोदी जी ने उनको जेल भेजा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि अब हम लोग बचे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए, रेखा जी का भी और बीजेपी को और दूसरे लोगों का। कई बार लगता है कि इतना पचा लेते हैं, ये क्या कम है? नहीं पचाएंगे, सत्ता उनके हाथ में, कल को हम लोग भी अंदर होंगे और मुझे तो कभी भी डाला जा सकता है, ऑलरेडी एक है ही। तो इसलिए हम तो उनका धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने देश का नहीं बताया, उन्होंने अपने बौद्धिक लेवल को बताया कि हम उसके पहले का बहरीन, कतर जानते ही नहीं। हमने सब कुछ मोदी जी के चश्मे से देखा है, जो वो लगाते हैं। आंखें तो ठीक है उनकी, लेकिन चश्मा वो जो लगाते हैं वो दरअसल वहीं से आता है, मनुस्मृति से। तो वो प्रॉब्लम उनके बुनियादी है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि उनको माफ कर देना चाहिए, ये मान कर के बहुत अबोध लोग हैं। और इस देश में इस तरह के, हर देश में इस तरह के लोग होते हैं, तो इनकी भी अपनी एक जगह है, एक स्पेस है ना। तो अच्छा कैसे दिखेगा, ये भी तो ऐसे ही छटता है ना। तो वो भी एक चीज दिख रही है, लेकिन अच्छा है। मुझे लगता है कि इस देश ने एक बड़ी तरक्की तो कर ली है। और इन 10 साल में कम से कम जिन लोगों को लगता था कि साहब आरएसएस और बीजेपी आ जाए तो देश सच में विश्वगुरु बन जाएगा, कम से कम उनकी आंखों पर जो मोदिया बिंद छाया था वो छट गया। इसलिए इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा बहुत बहुआयामी कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशन वाले जो होते हैं वाली चर्चा हो जाती है, और उसमें भी इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि उस पर छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें भी करें तो कम लगती हैं। हम लोग इस पर और भी खुल के बात करेंगे, कुछ पॉडकास्ट भी करेंगे इस पर, और उसमें भी चर्चा करेंगे। तो अलग अलग चीज़ें, और चाहे वो विदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, अलग अलग फ्रंट पे, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, इंडिया गठबंधन की बात हो, नरेंद्र मोदी की बात हो या आरएसएस की बात हो, बात देश की। और इस पे इतनी सारी, और उसके अलावा बात सेना की, बात जम्मू कश्मीर की, जहाँ से इस घटना की चर्चा हो रही है, यानी कि उसी
पहलगाम और उसी बैसरन घाटी जहां से हम लोग रिपोर्ट आप तक पहुंचाए थे जस्ट आफ्टर दैट इंसिडेंट। आपको याद होगा हमारी टीम वहां थी और हम लोग लगातार आप लोगों तक पहुंचाए थे और बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी को अब खुल के एक बात तो कहनी चाहिए कि अगर सरेंडर किए तो क्यों सरेंडर किए, ये देश जानना चाहेगा। देश डेमोक्रेटिक है इसलिए जानना चाहेगा, लोकतंत्र है, हम और आप मिलके ही सरकार बनाते हैं, चुनते हैं, इसलिए देश ये भी जानना चाहेगा जो विपक्ष पूछ रहा है। और अगर विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है तो उसके लिए भी बोलना चाहिए, ताकि विपक्ष के नेता और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुप हो सकें कि नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में सरेंडर नरेंद्र न कहें। और अगर अभी तक की चुप्पी है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कोई काला है, एक बात। दूसरी बात जो लगातार पूछा जा रहा है कि हमको क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये बात होनी चाहिए। तीसरी बात एक महत्वपूर्ण कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा कि आप सरेंडर हो गए, सीज फायर के लिए आप मान गए? क्या हमारी ताकत नहीं थी पाकिस्तान को रौंद डालने की, या कुछ और था? ये सब कुछ देश जानना चाहता है। इसलिए मोदी जी 8 बजे रात को एक भाषण और दे दीजिए, इसकी ज़रूरत है। देश जानना चाहता है कि आप आखिर सरेंडर क्यों किए, जानना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत